नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। संसद में उठा बंगाल में सेना तैनाती का मसला। टीएमसी का राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप। सरकार ने कहा सेना पर राजनीति गलत। केंद्र की आर्थिक और विदेश नीति पर राहुल गांधी का वार। प्रधानमंत्री पर टीआरपी की राजनीति का आरोप। कहा अपनी छवि के गुलाम हैं नरेंद्र मोदी। कांग्रेस से गठबंधन के पक्ष में अखिलेश यादव। कहा समझौते से जीत सकते हैं 300 सीटें। मुलायम सिंह करेंगे आखिरी फैसला। सहकारी बैंकों की समस्याएं सुलझाएं सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। जेटली ने कहा नोटबंदी जीएसटी से साफ सुथरी होगी अर्थव्यवस्था। नोटबंदी से नहीं उबर पा रहा शेयर बाजार। 329 अंक लुढ़का सेंसेक्स। निफ्टी में 106 अंकों की गिरावट। और आइए देखते हैं पहली खबर। पश्चिम बंगाल में कई टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती को लेकर शुक्रवार को संसद में मुद्दा उठा। टीएमसी समेत पूरे विपक्ष ने इसे राज्य सरकार को अस्थिर करने वाला कदम बताया, तो सरकार ने इसे एक नियमित अभ्यास करार दिया और सेना को लेकर राजनीति की निंदा की। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार को बताए बिना ये तैनाती हुई। टीएमसी सांसद ने इसे संघीय ढांचे से खिलवाड़ बताया। We cannot understand what army has to do for this. If such operation is to be made, then ministry to ministry is to be communicated. That defense ministry will tell state government and they will come to the rescue. It is a fantastic situation going on. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इसे सामान्य तैनाती बताई। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में ऐसी तैनाती हुई है और ये कई सालों से चल रही है। पर्रिकर ने बताया कि इसकी सूचना राज्य पुलिस को भी थी कि इस प्रकार के सेना का रूटीन एक्सरसाइज को कंट्रोवर्सी बना लेना एक गलत है और इंडिकेट्स पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन रादर देन करेक्ट एस्पेक्ट बीइंग पॉइंटेड आउट। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने इसे गंभीर मामला बताया और केंद्र सरकार से सफाई मांगी। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने इसे राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश बताया। गवर्नमेंट को पूछे बगैर स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को मालूम नहीं है, चीफ सेक्रेटरी को नहीं मालूम है, डीजीपी को नहीं मालूम है, पुलिस को नहीं मालूम है, एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम नहीं, और स्टेट गवर्नमेंट्स के टोल प्लाजाज टेक ओवर करे स्टेट आर्मी, तो ये बड़ा अचंबा लगता है, आउट ऑफ द वे लगता है। वो बंगाल में इस तरह गैर कानूनी वजह से ये सेना तैनात करके वहां फियर साइकोसिस पैदा करना चाहते हैं। बंगाल की जनता ब्रिटिश से लड़े हैं और मोदी जी का तानाशाही के खिलाफ भी लड़ेगा। ठीक है। बंगाल के अंदर क्या हुआ है कि वहां की जो गवर्नमेंट है उससे परमिशन नहीं ली गई है और बिना परमिशन के वहां पर आर्मी को लगाया गया है। तो मैं समझती हूँ ये हमारे भारतीय संविधान में जो संघीय ढांचे का प्रावधान है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा ये हमला है। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सेना से जुड़े मुद्दों का राजनीतिकरण ठीक नहीं है। We are unnecessarily raising the controversy. There is a loss of faith. Know the facts here and ask them to document it. Very sensitive matter, please. Bear with us. It's a very sensitive matter. Concern the army of the country. Let us not politicize it. That's my appeal. विपक्षी दल सरकार की सफाई से संतुष्ट नहीं हुए और इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। रविंद्र सिंह शौरान और पंचानन मिश्रा के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बंगाल के कई टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती के खिलाफ केंद्र और राज्य के बीच विवाद बढ़ गया है। टीएमसी विधायकों ने राजभवन के सामने धरना देकर इसका विरोध किया। वहीं सेना ने कहा कि कोलकाता पुलिस को इस अभियान की जानकारी थी। यह है पश्चिम बंगाल के कई टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती के विरोध में राजभवन के सामने धरना देते टीएमसी विधायक।
विधायकों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सूचना दिए बिना तैनाती हुई। How can the Prime Minister office or any other department, without the state government, to avoid the state government, they can directly write a letter to Undersecretary so that state government will be in doubt. It's unethical, not only unethical, that will talk to security also. सेना ने टीएमसी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। मेजर जनरल सुनील यादव ने कहा कि सेना की तैनाती कोलकाता पुलिस से तालमेल के साथ की गई। इसका मकसद कुछ आंकड़े जुटाना था और ये काम होते ही सेना हटा ली गई। You must be aware that we have specific targets and specific informations and data to be collected. On completion of the data collection at Navona, the team was withdrawn last night around 12 o'clock. ममता बनर्जी ने बीती रात आरोप लगाया था कि टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती राज्य सरकार को सूचना दिए बिना की गई। उन्होंने इसे आपातकाल से भी बदतर स्थिति करार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस विवाद पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं परसा वेंकटेश्वर राव जूनियर, एडिटोरियल कंसल्टेंट हैं डीएनए में। परसा, स्वागत है आपका। मैं डीएनए में नहीं हूँ, अब सिर्फ फ्रीलांस पे हूँ। फ्रीलांस काम करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। परसा, जिस तरीके से पूरा मसला सामने आ रहा है, ममता के आरोप, संसद के अंदर रक्षा मंत्री का बयान और अब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या महज राजनीतिक स्टंट दिख रहा है? क्योंकि तथ्य इशारा कर रहे हैं कि एक रूटीन अभ्यास था जिसकी जानकारी कोलकाता में पुलिस को सेना के मुताबिक पहले ही दी गई थी और ये 28 तारीख को इस तरह का एक ऑपरेशन होना था, एक प्रैक्टिस होनी थी। मुझे लग रहा है कि सारे फैक्ट्स कोई नहीं बता रहे, ना आर्मी बता रही है, ना डिफेंस मिनिस्टर बता रहे हैं, ना ही टीएमसी और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। बात यह है कि आर्मी वालों का कहना कि हम कलकत्ता पुलिस को इत्तला दिए और उनके कोऑपरेशन के साथ ही इस एक्सरसाइज को हम पूरा किए, वो सही बात है। लेकिन इस एक्सरसाइज का डेटा कलेक्शन का जो प्रेस स्टेटमेंट आया है, वो डेटा कलेक्शन का मैं समझता हूँ मतलब होता है कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे कि क्या कहते हैं, मॉनिटर कर रहे थे। ये मॉनिटरिंग करने के लिए सिविलियन पॉपुलेशन में, सिटीज़ के बीच में शायद आर्मी को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में आर्मी को उसका काम नहीं बनता कि आप ट्रैफिक का अगर इंफॉर्मेशन ही चाहिए तो पुलिस से लेते या ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से लेते या स्टेट गवर्नमेंट से मंगाते। सोल्जर्स खुद आके टोल प्लाजा में ठहर के हम देख रहे हैं कि कितने गाड़ी आ रहे हैं या कितने गाड़ी जा रहे हैं, वो आर्मी का काम नहीं बनता। और एक्सरसाइज अगर कोई सिक्योरिटी मामला है कि ये बॉर्डर स्टेट से कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश में किए, मिजोरम में किए और त्रिपुरा में भी किए, तो ये लगता है कहीं ना कहीं पूरी बात बाहर नहीं आ रही है, कुछ है इसके पीछे, कुछ है इसके बीच। और दूसरी बात यह है कि टीएमसी मेंबर्स जो आज राज्यसभा में एतराज़ जाहिर किए, उनका कहना यह है कि नवंबर 28, 27 के लिए हमारे लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दिसंबर 1 को जिस दिन के लिए उनके पास कोई ये नहीं था पुलिस का परमिशन, उस दिन किए, हम उस दिन का जवाब मांग रहे हैं। पर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ प्रोफेसर मनोजीत मंडल हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी में और टीएमसी के करता हैं। मंडल साहब, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन पर। मैं समझना ही चाह रहा हूँ, सेना कह रही है कि पुलिस को जानकारी थी, पहले 28 को होना था, रिक्वेस्ट की पुलिस ने कि इसको आगे बढ़ाया जाए, इसलिए हमने इसको 1 और 2 के लिए चुना। तो फिर ऐसे में एलिगेशन जो लगा रही है राज्य सरकार कि ये कू करने का प्रयास था बिना हमारे इन्फॉर्मेशन के, क्यों ऐसा है? ये दरअसल गलतफहमी है सेंट्रल के तरफ से, क्योंकि देयर विल बी इंफॉर्मेशन, ऑल रिटन इंफॉर्मेशन विल बी देयर। इफ देयर इज मिनिमम लेवल ऑफ इंक्वायरी, सब तो पता चल जाएगा। इसका तो कोई एलिगेशन काउंटर एलिगेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये इस तरह का जो महोड़ा होते हैं ना, इस तरह का जो ट्रायल होते हैं, व्हाट एवर मे बी द रीजन, देयर विल बी रिटन डॉक्यूमेंट, सो लेट देयर बी मिनिमम इन्वेस्टिगेशन। वेयर लाइज द क्वेश्चन ऑफ एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन? हमारे तरफ से वी स्ट्रांगली कंडेम दिस अटेम्प्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने कभी सोचा है क्या, हमारा जीवन में 5-10 साल में हम कलकत्ता में है, कभी मैंने नहीं सोचा कि इस तरह से नाकाबंदी हो रहा है, इस तरह से चेकिंग हो रहा है और गाड़ी में स्टिकर लग जा रहा है। इसका क्या जरूरत है? इसका तो कोई तो कारण होगा। इस कारण को तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट शुड बी इन द नो ऑफ थिंग्स एंड देयर शुड बी सम काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी।
I mean, if the state government is not a political thing, the government is in the federal structure. This is a government elected by the people of the state, and if not the people of the state in general, but the government in the powers that be, at least the higher ups, there is state secretariat, there is a home secretary, there is a chief secretary. At least they should be knowing what is the reason behind this kind of rigorous checking. लेकिन आर्मी कह रही है, आर्मी के जो प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि हमने स्थानीय पुलिस जो वहां पर हेड करते हैं उनकी सहमति से कुछ लोकेशंस ली थी, उन लोकेशंस के बारे में उनको पता था, ऑपरेशन क्या करना है या किस तरह का इंफॉर्मेशन लेनी है, शायद इसकी जानकारी नहीं दी गई, यही कंफ्यूजन है। ऑपरेशन अगर होना भी है, आप मेरे को ये बताइए, अगर कोई ऑपरेशन होना भी है, the state government should be in the dark of that. It should be only the issue of the local police. The state government, the home secretary should be informed. ये क्या इंफॉर्मेशन होम सेक्रेटरी के पास थे? आप बोलिए ना, ये पुलिस तो होम सेक्रेटरी के अंडर पड़ते हैं ना। जब आर्मी का कोई इस तरह का ऑपरेशन, आप ही ने कहा ऑपरेशन इज नॉट मेयरली चेकिंग, ऑपरेशन एंटेल्स मच मोर देन चेकिंग, राइट? अगर ऑपरेशन हो रहा है तो ये तो होम सेक्रेटरी के पास कोई इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ना कि आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाके बोलेंगे क्या भाई हम वहां चेक करेंगे, हम आपको आप मेरे को अलाउ कीजिए। ये क्या हो सकता है? कभी कहीं फेडरल स्ट्रक्चर में हो सकता है? दिस इज डेमोक्रेसी। ये कोई तानाशाही नहीं है, मोदी जी का तानाशाही चल रहा है क्या वेस्ट बंगाल में? ये लोग नहीं मानेंगे। आप बोल रहे हैं कि ऑपरेशन इज नॉट इवन चेकिंग, ऑपरेशन शुड बी डेफिनेटली कैरिड आउट इफ देयर आर वैलिड। आर्मी ने जो शब्द इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि डाटा कलेक्शन का काम किया गया और जो कि कई राज्यों में पहले भी हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, और उसी कड़ी में से किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य में इस तरह से डाटा कलेक्शन, उसके बाद स्टिकर गाड़ी में लगा देना, आपने कभी सुना है? आप दिखाए ना, एक आज तो बुलेटिन दिखा, एक रिपोर्ट दिखा है कि जब हर गाड़ी में स्टिकर, ये लोग स्टिकर मार दे रहे हैं इस तरह का। ये क्या सिर्फ डाटा कलेक्शन? और स्टिकर में क्या कोड है, क्या कुछ है? इसका तो कुछ तो कारण होगा। ये सिंपली डाटा कलेक्शन नहीं है भाई साहब, हम लोग समझते हैं इसका ये पूरा पॉलिटिकल मुद्दा है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात ये है कि इस पॉलिटिकल मुद्दा में ये बीजेपी गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट आर्मी को यूज कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये भी क्या इस तरह का एकदम अनरिटन सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है वेस्ट बंगाल के ऊपर? ये क्या हो सकता है? एंड वी स्ट्रांगली कंडेम इट, वी द प्रोफेसर्स ऑफ across the state. This kind of autocracy should not be entertained at all. There should be some kind of communication, if not with the political system of the state, but definitely with the government. बिल्कुल मनजीत साहब, ये बहुत अहम बात आपने कही कि दोनों ही पक्ष, चाहे वो सरकार हो, स्थानीय या केंद्र सरकार हो, कम से कम सेना को लेकर साफगोई होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, और अगर कहीं कुछ डाउट्स आते हैं तो उनमें क्लैरिटी रखनी चाहिए ताकि कम से कम सेना इस मसले को लेकर उस पर इल्ज़ाम या फिर आरोप ना लग सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक आखिरी रिएक्शन पड़ता जो कि कहा जितने वाकई दिखाने की कोशिश कुछ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है, और हम जो विजुअल देख रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही थी, उसमें भी आर्मी रोक कर कुछ लिखत पढ़त चल रही है, स्टिकर लगाने की बात सामने आ रही है, कुछ तो है। मैं समझता हूँ कि सारे फैक्ट्स बाहर नहीं आए, और जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि सारे फैक्ट्स बताएं, और ऐसा एक्सरसाइज कि जहां डेटा कलेक्शन आर्मी कर रहा है सिविलियन एरियाज में, मैं समझता हूं वो नामुनासिब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद, आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। नोटबंदी से गांवों में लोगों को हो रही परेशानी को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर मसला माना है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोऑपरेटिव बैंकों की समस्याएं सुलझाने के लिए कहा है। कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि किसानों को हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। इस बीच नोटबंदी के बाद गलत तरीके अपनाने के लिए सरकारी बैंकों को 27 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, तो वहीं 6 का तबादला भी हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के चलते सहकारी बैंकों और ग्रामीण इलाकों में लोगों को हो रही दिक्कत को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। सरकार की दलील है कि दूसरे बैंकों के मुकाबले सहकारी बैंकों के पास जरूरी बुनियादी ढांचे और तंत्र की कमी है। इसके चलते विमुद्रीकरण अभियान से उन्हें अलग रखा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने 500 और 1000 के नोट बदलने की सीमा बढ़ाने से जुड़ी याचिका पर वित्त मंत्रालय और आरबीआई से जवाब मांगा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था में ज्यादा नकदी को भ्रष्टाचार और काले धन की बड़ी वजह बताया है। उन्होंने लोगों से कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की अपील की है। linkedin.com पर लिखे पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं एसटी समिट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी से लोगों को थोड़े समय की परेशानी हो रही है, लेकिन आगे चलकर अर्थव्यवस्था को इसका फायदा मिलेगा। That's a development which is for the much better. So the volume of formal trade, the volume of business, all this will grow in size, but the level of paper currency will shrink. वित्त मंत्रालय ने काला धन रखने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग काली कमाई को सफेद करने में लगे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। Supply of 500 rupee currency notes will increase steadily in the coming days, and that will definitely considerably ease the situation and will help the customers and the members of the public. उधर आयकर विभाग ने बेंगलुरु में एक छापेमारी के दौरान 2 अधिकारियों और 2 ठेकेदारों के पास से 5 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद की। इसमें अधिकतर 2000 के नए नोट हैं। इनके यहाँ 7 किलो सोना और 9 किलोग्राम ज्वेलरी समेत 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का पता चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टीआरपी की राजनीति करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी अपनी छवि के गुलाम हैं। कांग्रेस संसदीय दल की पहली बार अध्यक्षता करते हुए उन्होंने नोटबंदी, सुरक्षा और कश्मीर के मुद्दे पर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर टीआरपी राजनीति करने का आरोप लगाया। असलियत उल्टी निकलती है। चाहे नोटबंदी का ले लो, जनता त्राई त्राई कर रही, उन्होंने घोषणा कर दी और बाद में उन्हें सारे प्रावधान बदलने पड़े। खुद ही अपने रोज वित्त मंत्रालय नया नोटिफिकेशन देके जो प्रधानमंत्री के भाषण की घोषणाओं में गलतियां थी उनको सुधार रहा, तो इसका तो होमवर्क नहीं किया था। पहले के प्रधानमंत्री टीआरपी पब्लिसिटी नहीं लेते थे, ये छोटी छोटी चीज की भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कश्मीर में सुरक्षा और तनाव के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार की नीतियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इन मुद्दों से निपटने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर सरकार की नीति पर भी सवाल उठाए। बीजेपी ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पर दिए बयान की निंदा की। आज जब दुनिया में भारत की छवि आगे बढ़ रही है, आज जब भारत ईमानदारी की ओर बढ़ रहा है, तो क्या वो चाहते हैं कि उस समय जो उनके यहाँ 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला होता था, वो टीआरपी के लिए था क्या? ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी ने पहली बार कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षता की है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की सेहत ठीक नहीं होने की वजह से वो बैठक में शामिल नहीं हुई। विशाल दहिया के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संसद में आज भी नोटबंदी के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। लोकसभा में विपक्ष मत विभाजन के प्रावधान के तहत चर्चा की मांग करता रहा, तो राज्यसभा में विपक्ष ने सदन के बाहर नोटबंदी पर दिए गए प्रधानमंत्री के बयान पर माफी की मांग की। राज्यसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही शुक्रवार को नोटबंदी पर गतिरोध की वजह से बाधित हुई। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी दलों ने नोटबंदी पर प्रधानमंत्री के बयान पर आपत्ति जताते हुए माफी की मांग दोहराई। गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही पहले 2:30 बजे तक, बाद में सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर लगातार 12वें दिन भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। विपक्ष ने मत विभाजन के प्रावधान के तहत चर्चा की मांग की, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। विपक्ष के अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे और शून्यकाल के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हम तो रूल 56 भी छोड़ दिए और हम ये भी कह रहे हैं कि उनको भी 193 छोड़ दो। बीच में का रास्ता है 184, जो
एक बीजेडी वाले ने सजेस्ट किया था, तो हमने उसको तो मान लिया, लेकिन फिर भी स्पीकर उसको भी तैयार नहीं। पक्ष को विनती करता हूं वो ये राजनीति छोड़े और हाउस में पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार हो जाए। जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी इंटरवीन करेंगे। संसद में मौजूदा शीतकालीन सत्र में नोटबंदी के मुद्दे पर गतिरोध जारी है। विपक्ष और सरकार अपने अपने रुख पर अड़े हैं। इसके चलते संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। प्रणव गोस्वामी के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद नीरज शेखर का मानना है कि संसद में नोटबंदी पर बहस होनी चाहिए। गुरुवार को प्रधानमंत्री राज्यसभा में मौजूद थे। नीरज शेखर का कहना है कि उस वक्त विपक्ष को विरोध के बजाय चर्चा को आगे बढ़ानी चाहिए थी। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सदन में बहस से लोगों को समस्याओं से राहत दिलाने में मदद मिलेगी। हम लोग का प्रधानमंत्री जी से आग्रह यह था कि वो सदन में आए, बैठें, हम लोग की बात सुने। अगर सदन में आकर कुछ देर बैठकर अपना बात अगर सांसदों से कह देते तो स्थिति उत्पन्न नहीं होती। कल प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की, मैं मानता हूँ इसमें विपक्ष की थोड़ी कमी थी, हम लोगों की कमी थी। हम लोग को प्रधानमंत्री जी ने जो आगे कदम बढ़ाया था उसका स्वागत करके कल डिबेट शुरू कर देनी चाहिए थी। नीरज शेखर से पूरी बातचीत आप देख सकते हैं शनिवार रात 8:30 बजे राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम तरकश में। नोटबंदी का शेयर बाजार पर भी असर बरकरार है और आज घरेलू बाजारों में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1.25% तक टूटकर बंद हुए। निफ्टी 8100 के नीचे फिसला तो सेंसेक्स में 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई। BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 329 अंक की गिरावट के साथ 26,230 पर बंद हुआ और NSE का 50 शेयर वाला निफ्टी 106 अंक गिरकर 8,086 पर बंद हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर कांग्रेस से गठबंधन को समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद बताया है। ST लीडरशिप समिट में उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर यह गठबंधन राज्य में 300 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो सकता है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वो सिर्फ सुझाव दे सकते हैं और गठबंधन पर आखिरी फैसला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को ही करना है। पिछले महीने मुलायम सिंह ने चुनाव से पहले किसी भी पार्टी से गठबंधन से इनकार किया था। घाटा फायदा अगर देखेंगे तो शायद वो चीज नहीं बनेगी। किसी न किसी दल का तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, संख्या कितनी होगी। तो मैं समझता हूँ फॉर्मूले बहुत हो सकते हैं, लेकिन नेताजी तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम तो केवल राय मशवरा दे सकते हैं। इससे तो हम बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनका भी साथ आ जाएगा तो 300 से ज्यादा जीत जाएंगे। बीजिंग की तर्ज पर दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का कोड होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रदूषण की 4 श्रेणियां बनाने का आदेश दिया। केंद्र और दिल्ली सरकार ने ये सुझाव दिया था। इसमें सामान्य, खराब, बेहद खराब और खतरनाक जैसी 4 श्रेणियां होंगी। केंद्र को इस कोड को अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है। इस श्रेणी के आधार पर ही ऑड इवन योजना लागू करने और स्कूलों को बंद करने जैसा फैसला होगा। दिवाली के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था। IIT मद्रास के छात्रों का एक दल आज संसद भवन परिसर में राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ से मिला। शमशेर के शरीफ ने इन छात्रों को संसदीय नियमों और कानून बनाने की प्रक्रिया की कुछ बारीकी जानकारियां भी दी। उन्होंने युवा छात्रों में संसदीय परंपरा और देश की राजनीति में रुचि की तारीफ की। पार्लियामेंट कैसे चलता है और उसकी इंट्रिकेसीज क्या है, और ख़ास तौर पे कि ऑफ सेशन और ड्यूरिंग सेशन क्या काम होता है, और जो हमारे सांसद हैं कितना काम करते हैं कमिटीज़ में और कमिटी रिपोर्ट्स के बारे में। तो उनको ये जो कहते हैं ना, खिड़कियां, रोशनदान सब खुलवा के उनको दिखाया कि अंदर क्या होता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।